गुड इवनिंग। कंपटीशन व्यू लर्निंग अकादमी में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार सिंह। इकोनॉमिक्स जीएस को ध्यान में रखते हुए पीटी के संदर्भ में हम लोग एक फ्रेश टॉपिक, नए टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो प्रारंभिक स्थान है और इंडियन इकोनॉमिक का जो एक इंट्रोडक्शन है, इनकी चर्चा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि जो फोकस है कि भाई अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं उसका फोकस कहाँ होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र समस्याओं की चर्चा करता है और उसके समाधान को बताता है कि आवश्यकता जो हमारी असीमित है, संसाधन सीमित है। तो उसी से आगे रिलेटेड आज हम बात करते हैं कि जो फोकस ऑन इकोनॉमिक्स, जो हमारा फोकस है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये जो फोकस है ये किससे रिलेटेड है, कौन इसके पीछे रहे हैं। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उस मॉडर्न इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का जो सबसे पहला सशक्त प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया। स्कॉटलैंड के वो दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, इनके द्वारा इसकी रचना की जाती है। उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो प्रकाशित कब हुआ 1776 में, 1776 में। इसलिए ध्यान रखना है भारत के संदर्भ में कि ऐसा नहीं है कि 1776 के पहले इकोनॉमिक्स नहीं था, अर्थशास्त्र नहीं था। अपने यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जिसको आम बोलचाल के भाषा में हम लोग अर्थशास्त्र बोल देते हैं। और ये जो पुस्तक प्रकाशित हुआ उसमें शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स का उद्भव माना गया। और हम लोग क्लासिकल को नहीं कह के सीधे इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। ये जो थे अर्थशास्त्र के पितामह कहाँ के रहने वाले थे, ये स्कॉटलैंड के। अब इसका मुख्य चैलेंज क्या है, मेन चैलेंज, अर्थव्यवस्था का जो चैलेंज होता है जो हम पढ़ते हैं वो क्या मुख्य चैलेंज है। कि अपनी जनसंख्या यानी हमारी जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2021 में जनगणना कोरोना के चलते हुआ नहीं, तो जो 2011 की जनगणना है कि 1 अरब 31 करोड़, अभी हम लोग उस जिस रेशियो से हम बढ़ रहे थे अगर उसी को ध्यान में रखें तो 1 अरब 40 करोड़ होंगे। तो यानी जो हमारी जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं के वस्तु और सेवाओं ये उपलब्ध कराना एक बड़ा चैलेंज है। एक कोरोना में देखें ना, कोरोना में सरकार लगातार ये कहते रही कि पीडीएस सिस्टम से यानी कोटा से 80 करोड़ लोगों को अनाज वितरण किया गया। ये बड़ा चैलेंज था हमारे यहाँ क्योंकि पेट भरना है। करोड़ों लोगों का जॉब क्या हो गया था, छूट गया था। तो ऐसी स्थिति में चुनौती थी। तो ये अर्थशास्त्र की चुनौती है कि वस्तु और गुड्स दोनों क्या करना, उपलब्ध कराना है। यानी जो सर्विस भी है ये भी उपलब्ध कराना एक बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए चुनौती होती है। जिसकी जनसंख्या कम है वहां थोड़ा ये समस्या कम है। अब इसमें जैसे भी क्या कि भोजन, आवास, वस्त्र और उस तरह से गैर आधिकारिक नॉन बेसिक में रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार, और सेवा के सेक्टर में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पेयजल है, बैंकिंग है, बीमा है, इंटरनेट है। यानी सरकार आज तय की है ना कि वर्ष 2022 में सबको आवास, ये सरकार तय की है। ये तय किसके लिए की है, जो स्वयं अपने से नहीं बना सकते हैं, यानी बीपीएल वालों के लिए। ये बीपीएल वालों के लिए सरकार तय की कि वो नहीं बना सकते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले बिहार सरकार भी निर्णय लिया, 2 तरीके का निर्णय लिया है कि 2 काम बिहार सरकार करने जा रही है। एक तो मोदी नगर और दूसरा नीतीश नगर ऐसा बनाने जा रही है। ये मोदी नगर और नीतीश नगर क्या होगा, ये हर एक जिला में जिन गरीब के पास आवास बनाने के लिए अपना जमीन नहीं है तो सरकार
मार्केट से, मार्केट रेट में जमीन खरीदकर, या सरकार के पास ऐसा कोई अगर जमीन हो उस पर बनाने का बात करेगी। यानी ये हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है, क्योंकि जब तक हम 3 बेसिक चीज अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो सरकार कल्याणकारी सरकार नहीं कहलाएगी, लोक कल्याणकारी सरकार नहीं कहला सकती है। कौन कौन चीज? भोजन, वस्त्र और आवास। ये जो 3 चीज है, ये भोजन है, उस तरह से वस्त्र है और ये आवास है। तो ये हमारा मुख्य चैलेंज है। इसी चैलेंज को क्या करना है? पूरा करना है। आज कैसे सरकार एक बड़ा अभियान लेके बोलती है, इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा बात बोलती है कि आयुष्मान भारत। कि भाई आयुष्मान भारत में क्या है कि जो लोग बीपीएल वाले हैं उनको 5 लाख का कैशलेस ऐसा दिया गया इंश्योरेंस से। आज के ही अखबार में है, घोषणा तो पहले के था, आज के बिहार के सब करीब करीब प्रत्येक अखबार में है कि भाई जो लोग आ गए थे, यानी बीपीएल वाले में आ गए हैं, तो उनको तो 5 लाख का मिल रहा है। कुछ लोग मान लो नहीं आए, तो ऐसे लोग को कहा, बिहार सरकार कह रही है कि जिनके पास भी राशन कार्ड है और किसी कारण से आयुष्मान कार्ड में जो देने की पात्रता देने की है, उसमें है प्रधानमंत्री के पत्र या एक जो घरेलू सूचकांक है उसके माध्यम से, तो बिहार सरकार उसमें बोलती है कि 70 लाख जो ऐसे लोग हैं बिहार में जो आयुष्मान कार्ड नहीं जिनको मिल पा रहा है, और वो है मान लो राशन उठाते हैं, तो ऐसे लोग को बिहार सरकार अपने आवंटन से, अपने वित्त कोष से उनको इंश्योरेंस देने का काम कर रही है। इसी में एक चीज और देखते हैं, इस इंश्योरेंस सेक्टर में ही कि जैसे ही प्रधानमंत्री आए तो वो 12 रुपया में एक्सीडेंटल बीमा स्टार्ट किए। मात्र कितना? 12 रुपया में। यानी कोई व्यक्ति 12 रुपया का 1 साल में इंश्योरेंस करा लिया और दुर्भाग्य से कोई ऐसा एक्सीडेंट उसके साथ घट जाए तो सरकार तय की थी क्या कि भाई 2 लाख रुपया उसके परिवार को मिलेगा। देखो 2 लाख से उस व्यक्ति की क्षति को तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक छोटी शुरुआत है। उसी तरीके से बैंक वाले सेक्टर में, बैंक में खाता जो है, जो धनी है, संपन्न है, जागरूक है, वो अपना खाता पहले से ही खुलवा लेते हैं। ये जीरो बैलेंस खाता खोलने का पहले से भी प्रावधान था, लेकिन बैंक इसको इनिशिएटिव नहीं लेता था, बैंक इसको खोलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि बैंकिंग का जो नियम है, कॉमर्शियल बैंकिंग का, उसका लाभ बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार एक लाती है जन धन खाता। ये जनधन खाता लाके जो कितने पे खुलता है? 0 बैलेंस पे खुलता है। और ये 0 बैलेंस पे जनधन खाता खुल के आज के डेट में क्या एक बड़ा अभियान ये बन चुका। आज सोचिए, जब ये खुला था तो 0 बैलेंस में, आज ये करीब 50 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ठीक है कि इसमें 10 करोड़ के आसपास ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन आप इसको ऐसे तौले कि जैसे जिस गरीब के पास ये खाता खुला तो उसके मन में एक अलग रोमांच था कि मेरा भी बैंक में अकाउंट है। और इसका महत्व और ज्यादा क्लियर तब हुआ था, और ज्यादा इसका महत्व तब प्रदर्शित हुआ जब कोरोना में इसमें भारत सरकार की ओर 500-1000 रुपया डाला गया। कई लोग सोचते हैं कि ये 500-1000 जो डाला गया, या सब्सिडी, उज्ज्वला सब्सिडी के जो गैस सब्सिडी है उसके कुछ पैसे इसमें डाल दिए गए, ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। अरे एक छोटी कदम शुरुआत तो हुआ। जो गरीब व्यक्ति था वो बैंक की ओर जाना तो प्रारंभ किया। पहले बैंक क्या माना जाता था? बैंक पहले विलासिता का, धनी लोगों का, संपन्न लोगों का साधन माना जाता था, उन्हीं को बैंक ज्यादा मदद करती थी। बैंक व्यवहार में आज भी उनको मदद करती है, लेकिन जब सरकार इसको एक आंदोलन के रूप में लिया तो ये एक बड़ा अभियान बना।